नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का आपके अपने परिवार परम सिविल क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार होली विभिन्न सारे रंगों का त्योहार है, उसी प्रकार आपका जीवन में भी या फिर आपका जीवन में विभिन्न प्रकार के रंग शामिल हों, खुशियों के रंग शामिल हों और आप अपने परिवारों में या जो आपके चिर-परिचित नात रिश्तेदार हैं, मित्र यार हैं, उनके जीवन में भी खुशी के रंग डालते रहें। ठीक है? त्योहार अपनी जगह है लेकिन पढ़ाई भी हमें करनी है और सच बात तो ये है कि ये त्योहार ही हमें सही मायने में हमारी बेरोज़गारी का एहसास दिलाते हैं। ठीक है? क्योंकि हमें इस बात का एहसास हर साल होता है जब भी एक त्योहार आता है कि जिस दिन हमें कामयाबी मिलेगी, सही मायने में हमारा त्योहार वो होगा। एक विद्यार्थी के लिए वो मोमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब उसका रिज़ल्ट या फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब हम फाइनल सिलेक्शन देखते हैं, फाइनल सिलेक्शन के सीट में जब हमें अपना नाम नज़र नज़र आता है, तो उसी दिन हमारी होली, दिवाली सारे त्योहार निकल जाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चूँकि हम उस दिन के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, तो वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपनों के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए, कि होली को अच्छे से मनाइए, एन्जॉय करिए। रंगों का त्योहार, आशा करता हूँ कि आपका जीवन भी खुशहाली में रहे। बट इसके साथ हमें पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है, सो हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हालाँकि शायद हो सकता है कि कल हम लोग की भी छुट्टी रहे, कल हम लोग कोई क्लासेस कोशिश करेंगे ना लें, जिससे कि आप आराम से अपने त्योहार मना सकें और कोशिश करिए कि कल का दिन आप अपने परिवार के नाम रखिए, ताकि परसों से फिर से आप अपने कर्तव्य पथ पर जुट जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो आज हम लोग की भी ये लास्ट सेशन होगी इधर की, फिर हम लोग आपको होली के बाद मिलते हैं, ठीक है? कल हम लोगों ने अपना टॉपिक कवर कर रहे थे मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक जब कल आपने देखा था, तो उसमें प्रश्नों का कलेक्शन बहुत अच्छा था। एक बार याद रखिएगा कि अगर प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा होगा मेरे दोस्त, तो हमारा सिलेक्शन भी अच्छा होगा और अगर हमारा सिलेक्शन नहीं अच्छा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो सिलेक्टिव होकर के पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए। क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए और क्या पढ़ना है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप बार-बार उन चीज़ों को रिकॉल कर सकें, रिवीज़न कर सकें। कल हम लोगों ने 19 प्रश्न तक कवर किया था, आगे हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। मोर और लेस देन यहाँ पे 37 टू 38 क्वेश्चंस होंगे। कोशिश हमारी थी कि हम क्लास को पूरा कंटिन्यू करें बट अगर 37 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते, तो एन अप्रॉक्स हमें 2 घंटे से ज़्यादा लग जाता। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हो सकता है कि शायद हमारे मन में ये आ जाए कि 2 घंटे की क्लास कौन देखे, इसीलिए मैंने उस क्लास को 2 पार्ट में कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले पार्ट में भी आपको 19 प्रश्न मिलेंगे, दूसरे पार्ट में आपको 17 से 18 प्रश्न मिलेंगे। एक बार आप कमेंट करिएगा कि सर आवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने घंटे की क्लास होगी हम लोग ले सकेंगे। तो हम लोग क्लास को पूरा एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कोशिश है कि हम एक क्लास में एक टॉपिक को कवर कर दें, चाहे आपका 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे ढाई घंटा लगे। इससे एग्ज़ाम टाइम में आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि एक टॉपिक आपने उठाया और आपने खत्म कर लिया तो मतलब वो है कि आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अगर ये अच्छा रिज़ल्ट निकला कि हाँ, ल क्लासेस लंबी जाएँगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपको लगता है तो हम 1-1 घंटे की क्लासेस रखेंगे, जिससे आप ईज़िली देख सकें। चलिए हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न और उस दिन का ये हमारा 20वाँ प्रश्न है, जो हम लोगों ने छोड़ रखा था। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा और अगर नज़र आ रहा है तो आप इसे बताने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। ओके? 1 सेकंड मैं थोड़ा-सा पेन एडजस्ट कर लूँ। ओके, ओके। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है और मनी एंड बैंकिंग का ये कौन-सा प्रश्न है? ये 20वाँ प्रश्न है। ठीक है? क्लियर दिख रहा है? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त
नीतिगत उपकरणों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों पर आपको विचार करना है। एक है आपके उपकरण और एक है आपका विवरण। ठीक, ये दोनों क्लास एक साथ देखिएगा तो अच्छे से फ्लुएंसी आपकी बन पाएगी। ठीक है, यहाँ पे शायद एक ऑप्शन छूट गया है, बट वो मैं खुद से कवर कर दूंगा आपका। एक कह रहा है लैफ, LAF लैफ, तरलता समायोजन सुविधा, और विवरण नहीं दिया हुआ है, शायद हो सकता है स्किप या मिस हो गया हो। खुले बाजार की प्रक्रिया OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और एक हमसे कह रहा है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या यही है? मैं बात कर लेता हूँ खुले बाजार का परिचालन। तो OMO के अंतर्गत खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीदी और बिक्री की जाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ओएमओ के अंतर्गत जब भी हम अपने सरकारी जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स की क्रय और विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय करने के दौरान ही हम देखते हैं कि यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। सीमांत अस्थायी सुविधा MSF, MSF में अगला क्या लिखा हुआ है? वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को अपना धन उधार देते हैं। तो शायद ये स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। अगला हम देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कितने सुमेलित हैं? कितने सुमेलित हैं? तो अगला है कि LTRO क्या कहलाता है? LTRO के बारे में दिया है कि यह RBI द्वारा बैंकों को वर्तमान रेपो दर पर पाक्षिक आधार पर ऋण देने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो ये भी गलत लिखा हुआ है। मैं आपको ब्रीफ करके चलूंगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। अगर मैं लैफ की बात करूं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करूं, तो मेरे दोस्त लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत ये कहलाता है कि मार्केट में जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मार्केट में जब तरलता ज्यादा होती है, तो हमारी आरबीआई किस प्रकार से उसे एडजस्ट करने का काम करती है। और लैफ के अंतर्गत हमने कल के भी सेशन में आपसे बात किया था कि हमें लैफ के अंतर्गत दो टर्म्स देखने को मिलते हैं। एक हमारा देखने को मिलता है रेपो रेट, और एक हमको मिलता है रिवर्स रेपो रेट। ये हमारे लैफ के अंतर्गत आते हैं। कल के भी सेशन में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेने का काम करते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास रखने का काम करते हैं, या फिर आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने का काम करती है वह दर रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। दोनों का सेंस एक ही है। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमारा आता है। वहीं पे अगर मैं क्या कहते हैं रेशियो की बात करता हूं, तो वहां पर आपका CRR और SLR आता है, रिजर्व रेशियो में आता है। ठीक है, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओएमओ के अंतर्गत मेरे दोस्त यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई एंड सेल करने का काम किया जाता है। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तब हम उसी बॉन्ड को वापस खरीद के लिक्विडिटी को कम करने का काम करते हैं, और जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होता है, तो फिर उसी बॉन्ड को वापस लेकर के लिक्विडिटी सरप्लस में डालने का कोशिश करते हैं। मैं एक बार आपको ओएमओ समझा देता हूँ, देखिएगा ओएमओ है क्या। ओएमओ को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए इसके अंतर्गत हमने आपसे कहा है कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाई एंड सेल। आपको एक चीज पता होगा कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमेशा ये जो बजट बनाती है, ये बजट कैसा बनता है? घाटे का होता है। ठीक, ये बजट हमारा घाटे का बनता है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार वेज एंड एडवांसेस मीन्स का उपयोग करती है, मीन्स एंड एडवांसेस का उपयोग करती है, जिसे हम अर्थोपाय अग्रिम बोलते हैं। अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत क्या करती है कि अब गवर्नमेंट का जो लॉस होता है, उसके लिए उसके लिए नए नोट जारी नहीं किए जाते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि ये गवर्नमेंट सीधे कंसल्ट करती है आरबीआई से, और आरबीआई से फंड लेने के लिए ये क्या जारी करती है? ये जारी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक, ये जारी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है आरबीआई के पास। आरबीआई यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उठा के दे देती है बैंक को। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाता है बैंक के पास, फिर बैंक यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उठा करके कहाँ दे देती है, पब्लिक में दे देती है। ये उठा के वो पब्लिक में देती है। अब पब्लिक के पास क्या चला आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जो सिक्योरिटीज है वो कहां पर आया, पब्लिक के पास। देखिएगा, मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज्यादा है या फिर अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है, ऐसी दोनों परिस्थितियों में ऐसी दोनों परिस्थितियों में अगर भारत सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा जारी करवाता है, तो उस नई मुद्रा से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी। और तरलता बढ़ेगी तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, और आपूर्ति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने पर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगा, और वो वस्तु एवं की सेवाएं सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? इस स्थिति को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मार्केट से ही पैसा उठा करके मार्केट में डालने का काम करते हैं। एक हाथ से मार्केट से पैसा लिए और फिर हमने दूसरे हाथ से मार्केट में घुमा दिया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर देते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी चला जाता है पब्लिक के पास, और फिर पब्लिक का पैसा उठ के करके कहाँ चला जाता है, बैंक के पास, और फिर यही बैंक पैसा उठा के दे देती है आरबीआई को, और फिर आरबीआई यही पैसा दे देता है सरकार को, और यही पैसा सरकार का फिर घूमकर पब्लिक पब्लिक पॉलिसीज के माध्यम से कहाँ आती है, मार्केट में आ जाती है। ठीक, तो यहां से जितना पैसा गया उसी मार्केट में फिर से उतना पैसा आ गया, तो लिक्विडिटी भी बनी हुई है, मुद्रा की आपूर्ति भी बनी हुई है, और साथ में सरकार का काम भी चल गया, नई मुद्रा को जारी भी नहीं करना पड़ा। इतना क्लियर है? फिर अगर सरकार को लगता है, हमारी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई है, अब मार्केट में लिक्विडिटी हमें सरप्लस में करना चाहिए, भेजना चाहिए, तो आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि भैया जो तुमने हमसे सिक्योरिटी लिया था, वो सिक्योरिटी आप हमको ला करके वापस दे दीजिए। और जब वही सिक्योरिटी ला करके हम वापस दे देते हैं, तो फिर हमारा वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ आ जाता है, पूरा पैसा फिर से हमारा मार्केट में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो ओएमओ के माध्यम से बॉन्ड को बेचा जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो ओएमओ के माध्यम से बॉन्ड को खरीदा जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, लिक्विडिटी ज्यादा है तो बॉन्ड को जब हम बेच देंगे, तो बेचने के बाद में हमारा क्या होगा कि सरप्लस पैसा सक हो जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। और अगर लिक्विडिटी कम है तो ओएमओ के माध्यम से हम बॉन्ड को खरीद लेंगे, और जब बॉन्ड को हम खरीद लेंगे तो उसके बदले में हम मार्केट में पैसा सरप्लस में डालने की कोशिश करेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका ओएमओ हो जाएगा। और ये सबसे खास बात है कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, अब ये ऑनलाइन होता है, और ये ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पर होता है उसे हम बोलते हैं ई कुबेर। क्या हम बोलते हैं, ई कुबेर। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करने का काम करते हैं। हालांकि ये फिजिकल फॉर्म में भी होता है, बट मोर और लेस देन अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। जिस प्लेटफॉर्म पे होता है वो ई कुबेर का है। ठीक है, तो ये हमारा ओएमओ हो गया, तो ये हमारा एक सही है। तो हमने पहले को गलत खारिज कर दिया। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ दरअसल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। एमएसएफ कहने का मेरा सेंस ये है कि इमरजेंसी की परिस्थितियों में, या फिर जो वाणिज्यिक बैंक है जब वो अपना सीआरआर या एसएलआर मेंटेन करने में कभी चूक हो जाती है, तो ऐसे परिस्थितियों में इमरजेंसी फंड को रेज करने के लिए वो सिंगल नाइट या ओवरनाइट बारोइंग करते हैं। और ओवरनाइट बारोइंग के लिए जो फैसिलिटी उन्हें दी जाती है वो एमएसएफ कहलाती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ओवरनाइट बार, ओवरनाइट बारोइंग की फैसिलिटी वो एमएसएफ में होती है। तो ये हमारा पैसे फेक स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा था कि दीर्घकालिक एलटीआरओ, एलटीआरओ भी गलत है।
मैं बता देता हूँ। देखिए, एक हमने पढ़ा था रेपो रेट, ठीक? और यहाँ पर है लॉन्ग टर्म रेपो रेट या रेपो रेट ऑफर कहा जाता है, इसे ऑपरेशन कहा जाता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहा जाता है। जहां रेपो रेट हमने पढ़ा था मेरे दोस्त की, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है? ये शॉर्ट, ठीक है, ये शॉर्ट ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वही एलटीआरओ लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम का मतलब ये है जब आरबीआई 1 से 3 साल के लिए ऋण देने का काम करती है, तो सेम वही फैसिलिटी हमारा एलटीआरओ कहलाता है। रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म रेपो ऑफर है वो ऑपरेशन है वो कैसा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो आपका इसमें कितने सुमेलित है? तो सिर्फ एक सुमेलित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय सरकार की प्राप्तियां और भुगतान का प्रबंधन करने का दायित्व प्रदान किया गया है, ठीक है? आरबीआई अपने लेन-देन के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता नहीं कर सकता है, तो ये गलत है और ये सही है। मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं, तो हम कहते हैं जब आरबीआई के कार्यों को पढ़ते हैं, तो आरबीआई के कार्यों में हम पढ़ते हैं कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई सरकारों का बैंक है, आरबीआई राज्य सरकारों का बैंक है, आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, विदेशी मुद्रा के भंडारण का काम करता है, नए नोटों के निर्गमन का काम करता है, केंद्रीय बैंक को जितने भी हमारे अन्य बैंक हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है, उन्हें मान्यता प्रदान करने का काम करता है। विदेशों में अगर कोई बैठकें हैं हमारी पॉलिसीज को लेके, खासकर इकोनॉमिक या मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, तो वहां पे उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। ये सब आरबीआई के मुख्य कार्य हैं। तो उसमें से एक कार्य यह भी है कि वह भारत सरकार के लिए भी बैंकिंग का काम करता है और वह राज्य सरकार के लिए भी बैंकिंग का काम करता है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 20 को अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं, तो धारा 20 और एक है धारा 21 क्लॉज ए, इन दोनों के तहत वो इन दोनों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो मेरे दोस्त, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 20 के तहत ये केंद्र सरकार को तथा आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 21 क्लॉज ए के तहत राज्य सरकार राज्य सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, सिवाय एक को छोड़ करके, सिक्किम। सिक्किम को आरबीआई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, बाकी वो भारत के सभी राज्यों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा नहीं है, सही नहीं है? तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर हो गया? अगर अभी आपका क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई मौद्रिक नीति का एक कार्य करता है तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर को विनियमित करता है, ठीक है? आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच ऋण आवंटन को प्रभावित नहीं करता है। सो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं कि आरबीआई मौद्रिक नीति का एक कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर को विनियमित करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ कह रहा है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच ऋण आवंटन को प्रभावित नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह प्रभावित करता है। प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है? जितने भी उसकी दरें हैं, जैसे उसका सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसडीएफ है, ओएमओ है,
एमएसएफ है, इन सब के माध्यम से वो ऋण को प्रभावित करता है। क्लियर है? सो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्रभावित नहीं कर सकता। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सिर्फ एक कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, तो इसका एक ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर कल की क्लास आपने नहीं देखा है तो आज की क्लास आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि कल की क्लास में मैंने जितने भी लॉजिक थे उन सारे लॉजिक को आपके साथ डिस्कशन कर लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि विदेशी मुद्रा भंडार, नोटों का सर्कुलेशन, वाणिज्यिक बैंकों का संपार्थिक संपार्थिक का मतलब है कोलेट्रल, और सोने का बुलियन सिक्का गोल्ड कॉइन बुलियन, उपर्युक्त में से आरबीआई किसकी संपत्ति है? आरबीआई की संपत्ति कौन है? संपत्ति का मतलब है मेरे दोस्त एसेट। इसकी कौन कौन सी एसेट है? ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वाणिज्यिक बैंकों के जो कॉमर मतलब कोलेक्टर है वो भी उसके एसेट्स हैं, गोल्ड कॉइन जो बुलियन है वो भी उसके एसेट्स हैं, लेकिन जो मार्केट में नोटों का प्रचलन उसने किया है ये उसकी एसेट्स नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है या उसकी ये लाइबिलिटी है। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो क्यों लाइबिलिटीज है? क्योंकि मेरे दोस्त आरबीआई ने 1,000 करोड़ का नोट जारी किया और मार्केट में सर्कुलेट कर दिया। अब बताइए कि क्या ये भारत सरकार की एसेट है? तो आप कहोगे नहीं, उनका एसेट नहीं है, ये उनकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि नोट पे लिखा है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मैंने आपसे कहा है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं और वो मार्केट में है, कल को आप मेरे पास लेकर के आएंगे तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए एसेट नहीं है। तो हमारा दो नहीं है, बाकी तीन है। कौन सी संपत्ति है इसमें से? तो केवल तीन हमारे एसेट्स हैं, चारों हमारे एसेट्स नहीं हैं। हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि एक, तीन और चार हमारे लिए एसेट्स हैं, लेकिन बी हमारे लिए एसेट्स नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2019 के अंत में आयोजित आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में पूछा गया है, हमें बताना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। ओके, भी क्लियर है? ओके, लघु और दीर्घकालिक दोनों सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ाना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक सरकारी बॉन्डों के प्रतिफल को समकालिक और स्थिर बनाना, अल्पकालिक बॉन्ड की मांग को कम करते हुए दीर्घकालिक बॉन्ड की मांग को बढ़ावा देना, या अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए सरकारी बॉन्ड को अंकित मूल्य पर बेचना। देखिए, ऑपरेशन अगर मैं ट्विस्ट की बात करूं तो ऑपरेशन ट्विस्ट दरअसल ऑपरेशन ट्विस्ट का मेन काम ये है, दरअसल ये हमने यूएसए से लिया है और इसका मेन उद्देश्य क्या हम कभी उपयोग करते हैं, तो मंदी से बाहर निकलने के लिए। मंदी से बाहर निकलने के लिए हम ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग करते हैं, और ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट या सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय और विक्रय किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का हम क्या करते हैं, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हम बाई करते हैं एंड सेल करते हैं, मतलब हम क्रय एवं विक्रय करते हैं। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए सरकारी प्रतिभूति का क्रय करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए विक्रय करते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए हम उनका विक्रय करते हैं। इसका मेन रीजन है या इसका मेन इफेक्ट जो हमारी इकोनॉमी पे निकल करके आता है, उसका मेन इफेक्ट निकल के आता है कि किस प्रकार से
हम अपने यहाँ की मंदी को काउंटर करते हैं या हम अपने यहाँ की मंदी को थोड़ा-सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसी के रिकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन ट्विस्ट यूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज़ द राइट ऑप्शन। मतलब ये है कि हम शॉर्ट टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी हाँ, शॉर्ट टर्म में हम क्रय करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम विक्रय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्रय करेंगे। सी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि ये इसको बता रहा है कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक सरकारी बॉन्डों के प्रतिफल को समसामयिक आधा स्थिर बनाए रखने के लिए, समकालिक स्थिर बनाए रखने के लिए, तो बी इज द इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या कह रहा है? डिजिटल भुगतान सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वित्तीय समावेशन सूचकांक और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, उपर्युक्त में से कितने रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं? सो मेरे दोस्त, पहला जारी किया जाता है, उसके बाद में आपका समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये मेरे दोस्त आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और नीति आयोग इसके अंतर्गत ये बताती है कि किस प्रकार भारत में केंद्र, ठीक है, कि किस प्रकार केंद्र एवं राज्य में नवाचार पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इनोवेशन को लेकर के केंद्र और राज्य किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश करते हैं। किसके अंतर्गत? नवाचार के अंतर्गत। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर हम नवाचार को लेकर के जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसका भी मूल्यांकन करते हैं। सो हमारा एक तो गलत होगा, बाकी ये जारी करता है, ये जारी करता है, ये जारी करता है, तो कितने सही हैं? तो इसमें से मेरे दोस्त एक, 3 और 4 सही हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1, 3 और 4 कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हम इसका राइट ऑप्शन बना लेंगे। राइट ऑप्शन अगर मैं बनाने की बात करूँ कि 1, 3 और 4, तो हम इसी को 1 और 3 और 4 कर लेते हैं। इसलिए हमारा विकल्प ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई ने देश भर में आरबीआई ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा की माप के लिए एक समग्र डीपीआई का निर्माण किया है। ठीक है, आरबीआई डीपीआई 5 व्यापक मानदंडों से बना हुआ है, जिसमें भुगतान सक्षमकर्ता, भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष कारक, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक, भुगतान प्रदर्शन और उपभोक्ता केंद्रीकृत शामिल है। ठीक है, आरबीआई डीपीआई की गणना के लिए आधार अवधि मार्च 2011 निर्धारित किया गया है, जिसका स्कोर 100 है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि इसका बेस ईयर गलत है। बेस ईयर यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि मार्च 2011 बेस ईयर है, जबकि ये मार्च 2011 नहीं, मार्च 2018 बेस ईयर है। तो इसका जो बेस ईयर है, बस यही गलत है। बेस ईयर क्या है? मार्च 2018 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका ये स्टेटमेंट सही है और इसका ये स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा क्या है कि कथनों पर विचार करें, मतलब कौन से कथन सही हैं, तो इसके केवल 2 कथन सही हैं। बाकी जो इसका तीसरा कथन है, वो तीसरा कथन मेरे दोस्त इसका गलत है। ठीक, 1 और 2 सही है, बाकी इसके जो तीसरे स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं तो राज्य सरकारें और संबंधित संयंत्रों को भारतीय रिजर्व बैंकों की वित्तीय सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब राज्य सरकारें और संबंधित संयंत्र को आरबीआई की वित्तीय सहायता के संदर्भ में विचार करना है। राज्य स्वतंत्र रूप से अल्पकालिक ऋण जुटा सकते हैं, जिससे उन्हें वित्त पोषण के लिए आरबीआई से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ठीक है। विशेष आहरण सुविधा एसडीएफ आरबीआई द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किया जाने वाला एक असुरक्षित अग्रिम है। ठीक है। राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए समेकित ऋण शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि अर्थोपाय अग्रिम और एसडीएफ के लिए कोलेट्रल के रूप में काम करते हैं। वहीं पर वेज एंड मीन एडवांसेस और एसडीएफ की ब्याज लागत का निर्धारण बिना किसी बाहरी सिफारिश के पूरी तरह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। प्रश्न काफी बड़ा है, काफी बड़ा है लेकिन फिर भी मेरे दोस्त हमें इस पे बात करनी है। ठीक है, चलिए एक एक चीज को हम लोग देखते हैं और इसमें हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक, सही पर हमारा ध्यान होना चाहिए वरना हम गलत कर लेंगे। ठीक, राज्य स्वतंत्र रूप से अल्पकालिक ऋण जुटा सकते हैं जिनमें उन्हें वित्त पोषण के लिए आरबीआई से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत है। ठीक, राज्य सरकारें खुद से ऋण नहीं जुटा सकती हैं, उनके लिए ऋण जुटाने का काम कौन करता है? आरबीआई का। चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकारों के लिए फंड रेज करने का काम हमारे यहाँ की आरबीआई करता है। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एसडीएफ राज्य सरकारों को प्रदान किया जाने वाला एक असुरक्षित अग्रिम है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षित है, सेफ है। ठीक है, राज्य सरकारें द्वारा समेकित ऋण शोधन और अर्थोपाय अग्रिम तथा एसडीएफ के लिए कोलेट्रल के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। वेज एंड मीन एडवांसेस तथा एसडीएफ की ब्याज लागत का निर्धारण बिना किसी बाहरी सिफारिश के पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये गलत है। पहले से ही वो निर्धारित होता है। तो कुल मिला के हमारे सिर्फ कितने स्टेटमेंट हमसे पूछा है कि सही है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। और वो स्टेटमेंट कौन सा है? वो स्टेटमेंट है हमारा तीसरा। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारा सही है। मैं एक बार इसे ब्रीफ कर दे रहा हूं। देखिए, आप ये समझिए कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें अगर फंड रेज करती हैं, ऋण लेती हैं, उधार लेती हैं, तो उन्हें आरबीआई के माध्यम से ही लेना होता है। पहली चीज है। दूसरी बात यह कह रहा है कि एसडीएफ असुरक्षित है राज्यों के लिए, तो ऐसा नहीं है। एसडीएफ राज्यों के लिए भी सुरक्षित है और केंद्र के लिए भी सुरक्षित है। साथ ही में वेज एंड मीन एडवांस या अर्थोपाय अग्रिम के साथ ही में जो ऋण लेने का काम करते हैं, वहां पे हमें कोलेटरल की आवश्यकता होती है, तो होती है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वेज एंड मीन एडवांसेस अर्थोपाय अग्रिम और एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ब्याज का निर्धारण बिना किसी बाहरी सिफारिश के पूरी तरीके से आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। हम एक्सेप्ट भी करते हैं और वहां पे राज्यों के साथ में बार्गेनिंग्स भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति स्वतंत्र है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मौद्रिक नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना और विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करना है। ठीक है, चलिए ये कब से होने लगा, हम तो यही नहीं समझ पाए कि ऐसा कब से हुआ है भाई। अगला कह रहा है स्टेटमेंट कि केंद्रीय बैंक आरक्षित अनुपात के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो समझ में आया कि केंद्रीय बैंक आरक्षित अनुपात के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति को सीधा प्रभावित करते हैं। आरक्षित अनुपात में हमें देखने को मिलता है। वहीं एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मौद्रिक का नीति का मतलब है कि सस्ती मौद्रिक नीति। ठीक, सस्ती मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मौद्रिक नीति हमेशा सस्ती मौद्रिक नीति कहलाती है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति आमतौर पर बेरोजगारी में वृद्धि करती है। भाई सस्ती मौद्रिक नीति बेरोजगारी में कैसे वृद्धि करेगी? करती है क्योंकि यह व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। नहीं, ये गलत है। सस्ती मौद्रिक नीति तो मार्केट में आपूर्ति बढ़ाती है। ठीक है, मार्केट में क्या बढ़ाएगी? आपूर्ति बढ़ाएगी। और अगर आपूर्ति बढ़ेगी तो साथ ही में क्या बढ़ेगा? साथ ही में बढ़ेगा डिमांड। और अगर डिमांड बढ़ेगा
तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे लिए क्या बढ़ाना होगा? प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए होगा रोजगार। और अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो जाहिर-सी बात है कि वो बेरोजगार नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य राजकोषीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है, नहीं। राजकोषीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए तो हमारे यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट है ना। फिजिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिय मैनेजमेंटरी एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम एफआरबीएम एक्ट के माध्यम से एफआरबीएम एक्ट 2000 में लाया गया था। एफआरबीएम एक्ट के माध्यम से हम अपने राजकोषीय वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमारा एफआरबीएम एक्ट जिम्मेदार है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत मैं आपको थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे राजकोषीय घाटाएँ चल रही हैं, उस राजकोषीय घाटा को कैसे कम किया जाए। हमारा राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा या राजस्व घाटा, ये जो डिफरेंट हमारे डेफिसिट्स हैं, इन डेफिसिट्स को हम कैसे कम करें। इसके लिए हमारे यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट 2000 लाया गया था। उसके बाद में फिर हमने धीरे-धीरे उसमें थोड़ा-सा चेंजेस करने की कोशिश की और एफआरबीएम एक्ट लाने के कारण ही हम उसके राजकोषीय वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने का काम करते हैं। इसीलिए जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं, तो बजट प्रस्तुत के साथ ही में हम एक एफआरबीएम भी प्रस्तुत करते हैं और एफआरबीएम एक पूरा का पूरा नोट्स होता है, जहाँ पर हम अपने टैक्सेशंस की बात करते हैं, राजकोषीय स्थिरता की बात करते हैं, जिससे कि हम आने वाले लक्ष्यों में अपनी जो वित्तीय स्थिरता है उसको बना के रख सकें और अपने घाटों को हम कम कर सकें। उसके लिए हमारी मौद्रिक नीति जिम्मेदार नहीं है। कितनी गतिविधियां, कितने कथन हमारे यहाँ पे सही हैं? तो केवल सिर्फ एक कथन सही है, वो कथन है आपका पहला। बाकी ये कथन भी गलत है। आरक्षित अनुपात में मुद्रा नहीं, दूसरा सही है। पहला गलत है, तीसरा गलत है, सिर्फ आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपाय से धन गुणक में कमी आने की सबसे अधिक संभावना होगी? मतलब ये है कि धन गुणक में आने की संभावना है निम्नलिखित में से। सीआरआर को कम करना, एसएलआर को कम करना, सीआरआर को बढ़ाना या जनता को अधिक बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसके थ्रू धन गुणक में कमी आने की संभावना है। सो मेरे दोस्त, सबको तो हम कम करेंगे, धन गुणक में कमी आएगी और कमी जाएगी तब जब हम किसी चीज को बढ़ाएंगे। हम अगर बढ़ाएंगे, जैसे सीआरआर को हम बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम सीआरआर को बढ़ा दें, हम एसएलआर को बढ़ा दें, हम रेपो रेट्स को बढ़ा दें, हम रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दें, इन सब को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे मुद्रा गुणक में कमी आएगी। क्लियर है? लेकिन अगर हम इन सब को कम करेंगे तो हमारे मुद्रा गुणक में बढ़ोतरी होगी। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। निम्नलिखित में से किस दर पर आरबीआई विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्रों की खरीद या उन्हें पुनर्भाई करने का काम करता है? सो ये तो हमने आपसे कल ही बात की थी कि ये कौन सा है, ये हमारा बेस दर कहलाता है। बेस दर का मतलब ये है, एक है हमारा रिवर्स रेपो रेट, एक है हमारा आधार दर, एक है हमारा बैंक दर और एक है हमारा प्राथमिक उधारी दर। अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करूं या आधार की बात करूं, सबसे खास बात यह है वहां पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन कहलाता है बैंक दर, जिसे हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है। बैंक रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई अपने सबसे चुनिंदा व्यक्तियों को ऋण देने का काम करता है। कुछ प्राइम कस्टमर्स होते हैं उन्हें ऋण देने का काम करता है। साथ ही साथ में जिनका सिविल अच्छा होता है उन्हें देने का काम करता है। जिन्होंने कभी चूक कोई डिफॉल्ट ना किया उन्हें उस दर पर ऋण देने का काम करता है। उसके नीचे वो किसी को भी नहीं देगा। बस कुछ परिस्थितियों में है कि वह बैंक रेट से कम में देगा। और ऐसे सेक्टर सामान्यतः देखे जाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स या एग्रीकल्चर है। वहां पर हम बैंक रेट से भी कम रेट में देने का काम करते हैं। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट मैं आपको बता चुका हूँ, आधार दर मैं आपको भी बता चुका हूँ, प्राथमिक उधारी दर, ये तीनों मैं आपको अपने लास्ट सेशन में बता ही चुका हूँ। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ,
प्राथमिक उधारी दर को पीएलआर बोलते हैं, प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं। और ये प्राइम लेंडिंग रेट जो भी होगा वो बहुत ही ट्रस्टफुल, भरोसेमंद को ही सिर्फ दिया जाता है, भरोसेमंद व्यक्ति। और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट आईआर होगा, आईओआर या इंटरेस्ट रेट होगा, वो बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, एमसीएलआर इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की मौजूदा दर के आधार पर निर्धारित एक ब्याज दर है। यह ब्याज दर किसी बाह्य बेंचमार्क जैसे रेपो रेट या ट्रेजरी बिल से जुड़ा होता है। वह दर जिस दर पर आरबीआई केंद्रीय बैंक अपनी सीमांत निधि लागत पर विचार किए बिना केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं, या बैंकों द्वारा उनकी आंतरिक निधि लागत के आधार पर निर्धारित बेंचमार्क पर ब्याज दर है। ये आपका सही है, बाकी के बाकी तीनों आपके स्टेटमेंट गलत हैं। अगर मैं आपकी एमसीएलआर की बात करूं तो एमसीएलआर वह ब्याज दर होता है जिसकी आंतरिक निधि लागत के आधार पर निर्धारित बेंचमार्क ब्याज दर तय किया जाता है। एग्जैक्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो रेट वृद्धि से, अगर हम रेपो रेट को बढ़ा दें, ठीक है, रेपो रेट की वृद्धि से आरबीआई उधार देना पसंद करती है, सॉरी, रेपो रेट की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। अगर हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो भारतीय बैंक रिजर्व बैंक को उधार देना पसंद करते हैं। हाँ, ये भी सही है कि जब हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो बैंक क्या करते हैं, बैंक जो पैसा उन्हें पब्लिक में देना होता है वो पैसा सरप्लस कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे इसके दो के दोनों कथन सही हैं। और दोनों कथन कौन से हैं, एक और दो। ठीक है, रेपो दर में अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी, और अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो आरबीआई के पास पैसा चला जाएगा। और इन दोनों परिस्थितियों में आप रेपो रेट और आप रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को बढ़ा देंगे तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगा, क्यों? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदार रुख का मतलब है सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति का पता चलता है कि आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दरों को कम किया है। तो जाहिर सी बात है, सस्ती मौद्रिक नीति में हम क्या करते हैं कि हमारे जो दर हैं उन दर को हम कम करते हैं, जिससे कि मार्केट में क्या बढ़ सके, मार्केट में बढ़ सके आपूर्ति। तटस्थ रुख मतलब हम न्यूट्रल हैं। तटस्थ रुख का मतलब है कि आरबीआई को नीतिगत दरों को किसी भी दिशा में समायोजित करने की लचीलापन रुख प्रदान करता है, मतलब हम यहाँ पे न्यूट्रल हैं। एक सुनियोजित सख्त रुख, सख्त रुख का मतलब है महंगी मौद्रिक नीति। ठीक है, अगर मैं महंगी मौद्रिक नीति की बात करूं, महंगी मौद्रिक नीति की मैं बात करूं, यह संकेत देती है कि नीतिगत दरों को या तो अपरिवर्तित रहेगी या घटेगी। देखिए, अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं ना सख्त मौद्रिक नीति की, तो सख्त मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, महंगी मौद्रिक नीति के अंतर्गत हमें दरों में कटौती देखने को मिलती है कि हम यहाँ पे दरों को बढ़ाएंगे। महंगी मौद्रिक नीति में हम दर को बढ़ाएंगे जिससे कि मार्केट में आपूर्ति कम हो सके। ठीक है, आपूर्ति कम हो सके, और अगर आपूर्ति कम हो सकेगी तो जाहिर सी बात है कि अपरिवर्तित नहीं रहेगी,
चेंज होगी, नीतिगत दरें या तो अपरिवर्तित होंगी या घटेंगी, तो ऐसा नहीं है, ये चेंज होंगी और जाहिर सी बात है अगर ये चेंज होंगी तो ये पहले की जैसी नहीं रहेंगी। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो आपके पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो मेरे दोस्त इसका केवल दो सही है। तीसरा स्टेटमेंट इसका थोड़ा सा गलत होगा और उसका मेन रीजन है कि अगर महंगी मौद्रिक नीति है तो महंगी मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो हमारी पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट भी चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शून्य ब्याज दर नीति, जीरो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट हम बोलेंगे इसको एक तरीके से रेट पॉलिसी, और निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब एक है हमारा जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और एक है निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। मैं लिख देता हूं जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, ठीक है, और एक है हमारा निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ठीक, दो टर्म्स हमारे पास। पहला, ZIRP के तहत तब क्रियान्वित किया जाता है जब कोई केंद्रीय बैंक कम लागत वाले ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लक्षित अल्पकालिक ब्याज दर को 0% या उसके आसपास निर्धारित करता है। ये सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा। नकारात्मक ब्याज दर नीति के तहत नाम मात्र ब्याज दर को 0% से नीचे निर्धारित रखने को शामिल किया जाता है और इसका उद्देश्य नकारात्मक जमा दरों को लागू कर नकदी जमा करने को हतोत्साहित करना है। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सुनिएगा, जीरो इंटरेस्ट, अगर मैं क्या कर रेट की बात करूं, जीरो इंटरेस्ट रेट, तो जीरो इंटरेस्ट रेट के अंतर्गत ये है कि जब भी आप कोई जमा करते हैं, जमा करने का मतलब है कि आप कोई डिपॉजिट करते हैं। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलेगा आपको जीरो, 0%। 0% का मतलब ये है, आप अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं, ओके, 1 सेकेंड, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक बैंक हूं और आप मेरे पास अपना पैसा लाएंगे जमा करने के लिए, तो मैं आपको उस पर 0% इंटरेस्ट दूंगा या 0.1%, 0.2% इंटरेस्ट दूंगा। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है, ये पहला सिनेरियो हो गया, ये पहला है, ठीक, ये पहला है और ये दूसरा है। दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि आप अगर मेरे पास अपना पैसा लाके जमा करेंगे तो मैं आप पे निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा। निगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आप मेरे पे अगर लाके 100 रुपए जमा करेंगे तो बदले में मैं आपसे ही ब्याज लूंगा आपके पैसे को अपने पास रखने के लिए। मतलब केस उल्टा हो गया। पहला केस ये है कि हम आपके पास पैसा रखें, मतलब कोई व्यक्ति बैंक के पास पैसा रखे तो हमें बैंक से ब्याज मिलता है। ये ब्याज को या तो हम शून्य कर दें या तो आसपास कर दें, तो ये हमारा जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। और अगर हम उस पर निगेटिव लगा दें कि हम 100 रुपए जमा करें तो उसके बदले में हमें ही बैंक को ब्याज देना पड़े, तो वो हमारा निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। ये दोनों सिनेरियो क्यों लागू किया जाता है? जब मार्केट में हमें लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है, डिमांड को बढ़ाना होता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होता है, तो ऐसी स्थितियों को हम लागू करते हैं। सबसे खास बात है, विश्व में कुछ देश हैं जैसे आपका जापान है या स्विट्जरलैंड है, इन सारे देशों में हमें निगेटिव इंटरेस्ट रेट निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी देखने को मिलता है, जहां पर खाता धारक, मतलब कि अकाउंट होल्डर को ब्याज देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? बैंक को। इससे क्या होगा कि इन दोनों सिनेरियो में पैसा कहां पर जाए? बैंक के पास ना जाए। पैसा कहां पर जाए? बैंक के पास ना जाए। कहां जाए? मार्केट में। और जब मार्केट में जाएगा तो क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो इसका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित घटकों पर विचार करना है। पहला, IMF में रिजर्व ट्रेंच की स्थिति, ठीक है। SDR, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण। उपयुक्त में से RBI की विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल है? देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
सबसे खास बात अच्छा इसलिए है कि यहाँ पर हम रिजर्व ट्रेंच भी शामिल करते हैं, एसडीआर भी शामिल करते हैं, बहुपक्षीय वित्तियों से ऋण को हम शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है और ये हमारे एसेट्स हैं, ये भी हमारे एसेट्स है। तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही होगा, पहला और दूसरा। अगर मैं आरबीआई की बात करूं कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या-क्या शामिल होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे हार्ड मनी होती है, हार्ड हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी में क्या-क्या आते हैं? तो हार्ड करेंसी में एक हमारा आता है डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेनमिनबी या जिसे हम युआन बोलते हैं। ठीक, ये हार्ड करेंसी के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा गोल्ड आता है। तीसरी आती है हमारा वो है रिजर्व ट्रेंच, या हम जो आईएमएफ के पास में पैसा रखे हैं वो आता है। और चौथा हमारा आता है गवर्नमेंट या फॉरेन सिक्योरिटीज, और साथ ही में कुछ अदर आते हैं। ठीक है, इन सब को मिला करके हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। तो अभी हमारे यहाँ पे दोनों कथन सही होंगे कि हमारा पहला कथन सही होगा, हमारा दूसरा कथन सही होगा। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे कितने घटक है इसके सही हैं? तो केवल 2 सही है, पहला और दूसरा। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना मनी और बैंकिंग सिस्टम्स को देख लिया है, कवर कर लिया है। अगर ये दोनों पार्ट आपने कवर कर लिया तो यकीन मानिए कि यहाँ से आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं छूटेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही डेप्थ पे काम करने की कोशिश की है। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करूँगा कि यहाँ पे हम ना हँसी करते हैं, ना मज़ाक करते हैं, बिल्कुल सीरियसली हम पढ़ाई पे फ़ोकस होकर के आपसे बात करते हैं। मतलब हम आपके हँसी मज़ाक के लिए या आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं आते हैं। सो मेरी कोशिश ये होगी कि प्लीज़ अगर आप भी सीरियस हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस उसमें लॉस ये होगा कि उनका फ़ायदा होगा और आपका लॉस होगा, क्योंकि अगर आप मनोरंजन के साधनों को देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि कंटेंट आप नहीं पढ़ पाएँगे। तो हमारा कोशिश ये है कि एक ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग उन चीज़ों को कवर करें और बी सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई को या अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली।